नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान इकोनॉमी या फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के ऊपर जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अजमेर के अंदर जो है वो ऑफलाइन एक टेस्ट आयोजित करवाया गया था राजस्थान इकोनॉमी कंप्लीट जो सब्जेक्ट है उसका, कि किस प्रकार के प्रश्न आपको राजस्थान इकोनॉमिक्स में से पूछे जा सकते हैं आरएस प्री में। उस पर आधारित जो है वह टॉप 50 प्रश्न आप कह सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन प्रश्नों में से ही आपके कई सारे प्रश्न एज इट इज एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। साथ साथ में आपको यहां से पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कैसे। आपके एग्जाम में राजस्थान इकोनॉमी से लगभग जो है वो 12 से 13 15 क्वेश्चन तक आने की संभावना है। तो उन प्रश्नों को जो है वह आप कवर कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। और अपन शुरुआत करते हैं। क्योंकि राजस्थान इकोनॉमी का मतलब राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे ही होता है, तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा के भी टॉप 50 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या फिर राजस्थान इकोनॉमी के भी टॉप 50 क्वेश्चन कह सकते हैं। तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो 2023-24 है, जो कि हम 23 के अंदर पढ़ेंगे, उसके आधार पर जो है वह हम टॉप 50 प्रश्न जो है वो उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 50 प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं या फिर जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है आपके सामने कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, क्योंकि आर्थिक समीक्षा अभी लेटेस्ट कौन सी वाली है 22-23, यही आपको आरएस प्री में पूछी जाने वाली है, के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की बात कर रहा है। जीएसडीपी स्थिर कीमतों के ऊपर, आप सभी को पता है कि हमने पढ़ा भी था डिटेल में कि दो प्रकार की कीमतें होती है, एक होती है स्थिर कीमतें, एक होती है प्रचलित। स्थिर कीमतें वह होती है जो सरकार के द्वारा ऐसे वित्त वर्ष को स्थिर वर्ष घोषित किया जाता है जिसमें कीमतों का उतार चढ़ाव सबसे कम रहा हो। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान की जीएसडीपी का जो बेस ईयर या फिर स्थिर वर्ष जो है या फिर स्थिर कीमतें जो है वह 2011-12 के रूप में लिया गया है। और प्रचलित वो वर्ष होता है जिस वर्ष के लिए आप आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे हैं। तो देखिए, स्थिर कीमतों के ऊपर जो है वह आपको क्या पूछ रहा है कि वृद्धि दर जो है वो कितनी है आपके जीएसडीपी की। तो जीएसडीपी की अगर हम बात करें तो जीएसडीपी जो है यह हमारे राजस्थान के अंदर स्थिर कीमतों के हिसाब से 2011-12 के हिसाब से 8.19% जो है वह हमारे जीएसडीपी के अंदर वृद्धि आती है। जबकि 2022-23 यानी कि प्रचलित कीमतों के हिसाब से यह 16.04% की क्या आती है, वृद्धि आती है। क्योंकि यहां पर क्या पूछा है, स्थिर कीमतों के हिसाब से आपको बताना है, तो स्थिर कीमतों के हिसाब से 8.19 जो है यह हमारे क्या हो जाएगी, इसमें एकदम सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्ष 2022-23 के अंदर प्रचलित कीमतों के ऊपर सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना है। देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पादन, अगेन जीएसडीपी की ही बात हो रही है। जीएसडीपी 2011-12 के अनुसार कितना है और 2022-23 यानी कि प्रचलित कीमतों के हिसाब से कितना है। यहां पर हमने देखा कि वृद्धि दर कितनी है, यानी कि 2021-22 से 2022-23 में आते हैं तब प्रचलित कीमतों के हिसाब से वृद्धि दर है 16.04 और स्थिर के हिसाब से 8.19। लेकिन यहां पर प्रश्न जो है वो वृद्धि दर का नहीं है, यहां पर वो उत्पादन ही पूछा जा रहा है आपको कि वो उत्पादन ही कितना है जीएसडीपी वाला। तो 2011-12 के अनुसार जो है यह 7.99 लाख करोड़ रुपए जो है यह हमारे क्या हो जाएगी, स्थिर कीमतों के हिसाब से एक प्रकार से जीएसडीपी हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें 2022-23 के हिसाब से तो 14.14 लाख करोड़ रुपए जो है यह हमारे क्या हो जाएंगे, प्रचलित कीमतों के हिसाब से क्या हो जाएगी, एक प्रकार से जीएसडीपी हो जाएगी। यहां पर क्या पूछा है आपको, प्रचलित कीमतों के ऊपर जीएसडीपी कितनी है, वो कितनी होनी चाहिए, 14.14 लाख करोड़ रुपए होनी चाहिए। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, सी एकदम सही हो जाएगा, 14.14 लाख करोड़। जीएसडीपी के अतिरिक्त एक नेट जीएसडीपी भी होती है, जिसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वह कितना है। और उसमें जब अपन निकालते हैं नेट जीएसडीपी को, तो इस जीएसडीपी के अंदर से मूल्य ह्रास को घटाते हैं, तब नेट जीएसडीपी हमें प्राप्त होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक जो है इसका आधार वर्ष कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जाता है एग्जाम के अंदर। जो वॉल प्राइस इंडेक्स है यानी कि डब्ल्यूपीआई जो है, इसका राजस्थान के अंदर आधार वर्ष किसे घोषित कर रखा है, तो वर्तमान में 1999-2000 जो है यह आधार वर्ष है डब्ल्यूपीआई का। साथ साथ में डब्ल्यूपीआई के अंदर 154 जो है वो वस्तुएं शामिल कर रखी है। डब्ल्यूपीआई जो है ये मासिक आधार के ऊपर राजस्थान के अंदर जारी किया जाता है, यानी कि हर महीने के आधार पर जारी होता है। डब्ल्यूपीआई के अतिरिक्त हम सीपीआई भी पढ़ते हैं, वो भी अगर इसमें प्रश्न है तो देख लेंगे, नहीं तो लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जैसे राज्य के आर्थिक सर्वे 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों के ऊपर कृषि क्षेत्र का हिस्सा जो है वो कितना है। किस चीज का पूछ रहा है, कृषि क्षेत्र का, किसके हिसाब से पूछ रहा है, प्रचलित के हिसाब से। तो हमें पता होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र की जब हम बात करें
और कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, और कृषि क्षेत्र जो है ये इसका जीएसवी है यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है वो कितना है, तो दो प्रकार से होगा ये भी, यानी कि एक तो हो सकता है आपका स्थिर कीमतों के हिसाब से, एक हो सकता है प्रचलित के हिसाब से। स्थिर कीमतों के हिसाब से जब हम कृषि क्षेत्र का योगदान देखते हैं तो यह आता है 28.50%, यानी कि राजस्थान की कुल जीएसडीपी के अंदर 28.50% हिस्सा किसका है, कृषि का है। जबकि अगर हम प्रचलित के हिसाब से बात करें, प्रचलित के हिसाब से अगर बात करें तो 28.95% जो है यह किसका योगदान आता है, कृषि क्षेत्र का आता है एक प्रकार से। क्योंकि यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है हमें, प्रचलित के हिसाब से कृषि क्षेत्र जो है इसका योगदान कितना है, तो प्रचलित के हिसाब से होगा 28.95, यानी कि आंसर क्या होगा इसका, एक नंबर जो है वह एकदम सही होगा। 28.50 जो है वह स्थिर कीमतों के हिसाब से है आपके, एक प्रकार से ये ध्यान रख सकते हैं। अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य की स्थिर कीमतों के ऊपर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो कितना है। तो प्रति व्यक्ति आय या फिर जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, यह भी बेसिकली दो प्रकार का होगा। एक होगा आपके स्थिर कीमतों के हिसाब से यानी कि 2011-12 के मूल्य के हिसाब से, एक होगा आपके प्रचलित के हिसाब से यानी कि 2022-23 के मूल्य के हिसाब से। स्थिर के हिसाब से जो है वह 86,134 रुपए जो है यह आपकी स्थिर कीमतों के हिसाब से क्या आती है, पर कैपिटा इनकम आता है। वहीं प्रचलित के हिसाब से आता है अगर हम बात करें तो 156,149 यानी कि 1,56,149। यहां पर क्या पूछ रहा है आपको, स्थिर कीमतों के हिसाब से आपको पर कैपिटा इनकम बताना है, तो स्थिर के हिसाब से कितना है, 86,134 रुपए जो है यह आपके स्थिर के हिसाब से होगा। प्रचलित के हिसाब से 156,149 था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, डी जो है वो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में किन किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है यह तय कर रखा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या फिर अगर हम जिसको कहते हैं एक प्रकार से सीपीआई या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी इसे ही हम कहते हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर जो सीपीआई है, ये सीपीआई बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सीपीआई जो है यह 4 प्रकार के होते हैं, इसको अपन अलग अलग कहते हैं। जैसे कि सीपीआई होता है इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करते हैं, सीपीआई होता है एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई होता है आपके रूरल लेबर, सीपीआई होता है आपके कंबाइंड। इस प्रकार से जो है वह आपके क्या होते हैं, 4 प्रकार के सीपीआई होते हैं राजस्थान के अंदर। इन 4 में से आपको एक प्रश्न पूछता है, जो सीपीआई रूरल और अर्बन यानी कि जो कंबाइंड वाला है, इसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और बाकी 3 को जो है वह श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है, और श्रम ब्यूरो जो है यह आपके शिमला के अंदर स्थित है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इनके सभी के जो है वो आधार वर्ष अलग अलग हैं, वो भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो है वो आधार वर्ष 2016 घोषित कर रखा है वर्तमान में, यह आप इसमें ध्यान रख सकते हो। जो इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर का ही पूछता है। एग्रीकल्चर लेबर का जो है वह 1986-87 है, जो अपना सबसे प्राचीन है, एक प्रकार से सबसे पुराना भी आप ध्यान रख सकते हो। यहां पर जो आपको प्रश्न पूछा गया है, वो प्रश्न जो है वह आपको बोल रहा है कि राजस्थान के अंदर जो है वो औद्योगिक श्रमिक जो है यानी कि इंडस्ट्रियल जो वर्कर है, उनके लिए सीपीआई जो है वह एक प्रकार से जारी जो है वो कौन कौन से केंद्रों के ऊपर जो है वो जारी होता है। तो राजस्थान में इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेसिकली 3 केंद्र जो है वह स्थापित कर रखे हैं। पहले एक केंद्र हुआ करता था जो अजमेर था, अजमेर को बदलकर उसकी जगह पर अलवर जो है उसको नया केंद्र बनाया गया था पिछली से पिछली आर्थिक समीक्षा में। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर एक जयपुर जिला जो है वह सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर केंद्र है, और एक आपके भीलवाड़ा जिला आता है। यानी कि वर्तमान में राजस्थान में 3 ऐसे केंद्र है जो कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए काम में आते हैं, जिसमें से एक जयपुर है, एक अलवर है और एक आपके भीलवाड़ा हो जाता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार की स्थापना कब की गई है। तो आर्थिक समीक्षा के अंदर स्पेशली आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला जो एक प्रकार से पोर्शन है, उसमें जो है वो लिखा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो है वह 1983 के अंदर स्थापना की जाती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की। और इसी विभाग के द्वारा राजस्थान के अंदर 2-3 काम भी किए जाते हैं। जैसे एक आपके अभय कमांड जो सेंटर होता है वो इसके द्वारा संचालित होता है, साथ साथ में जो है वह जन सूचना एक पोर्टल आता है, वो भी इसके द्वारा एक प्रकार से संचालित किया जाता है। 1983 के द्वारा जो है वह इसकी स्थापना 1986-83 जो है वह यानी कि डी जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि वर्ष 2022-23 के अंदर स्थिर कीमतों के ऊपर कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना है। देखिए, कृषि क्षेत्र का योगदान बेसिकली 2 प्रकार से आएगा वापिस। अभी हमने जो पढ़ा था वो प्रतिशत के हिसाब से पढ़ा था कि कृषि का प्रतिशत के हिसाब से स्थिर मूल्य के हिसाब से जो है वह 28.50 है, प्रचलित के ऊपर जो है वो 28.95 है। लेकिन यहां पर बात होगी कि कृषि क्षेत्र जो है
इस कृषि क्षेत्र की जो है वह दो प्रकार से योगदान आएगा रुपए के अंदर। किसमें आएगा? रुपए में आएगा। एक आएगा स्थिर कीमतों के ऊपर और एक आएगा आपके प्रचलित कीमतों के ऊपर। तो स्थिर कीमतों का मतलब हो गया कि 2011-12 के हिसाब से, प्रचलित का मतलब हो गया 2022-23 के हिसाब से। यहां पर बात किस चीज की होगी? रुपए की होगी, यानी कि रुपए के अंदर जो है वो योगदान कितना है। तो जब हम किसकी बात करते हैं स्थिर कीमतों के ऊपर कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 2.09 लाख करोड़ रुपए जो है यह आपके आ जाता है किसका? स्थिर कीमतों के हिसाब से एक प्रकार से राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान। यही स्थिर कीमतों के हिसाब से योगदान कितना था, इसे ही हमने प्रतिशत में 28.50% भी कहा था। वहीं अगर हम बात करें रुपए के हिसाब से प्रचलित कीमतों के ऊपर योगदान, तो 3.79 लाख करोड़ रुपए जो है यह आपके प्रचलित कीमतों के हिसाब से कृषि क्षेत्र का योगदान आता है, जो कि प्रतिशत के अंदर 28.95% बन जाता है। तो ये प्रतिशत के हिसाब से योगदान है और यह आपके रुपए के हिसाब से है, क्योंकि यहां पर आपको योगदान रुपए के हिसाब से पूछा हुआ है और प्रश्न के अंदर क्या पूछ रहा है? स्थिर कीमतें पूछ रहा है, यानी कि 2.09 लाख करोड़ रुपए जो है यह आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 2 नंबर एकदम सही आंसर होगा। अगला देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि के उप क्षेत्रों में से सर्वाधिक जो है वह योगदान किसका है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वह कृषि क्षेत्र जो है, इस कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्र होते हैं भाई। कृषि जो है वह आपके जैसे कि कृषि पशुपालन से मिलकर बना होता है, कृषि के अंदर फसलें आती है, कृषि के अंदर वानिकी आती है। इस प्रकार से जो है वो कृषि के अंदर जो है वो कई सारे क्षेत्र आते हैं। उन कृषि के विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में से जो है वह आपके एक प्रकार से कृषि के अंदर सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किसका है, ये इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? पशुधन का है। उसके बाद में किसका आता है? आपके फसलें आती है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या आता है? तो वानिकी आती है। यानी कि राजस्थान के अंदर जो है वह एक प्रकार से सबसे ज्यादा जो योगदान है कृषि क्षेत्र के अंदर वो किसका है? वो है आपके एक प्रकार से पशुधन का। इसी प्रकार से दूसरे नंबर पर क्या है? फसलें हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वह क्या आता है? आपके वानिकी आता है। ये आप योगदान याद रख सकते हो। पशुधन और फसलों के अंदर माइनर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 46% के आसपास हिस्सा रखता है, ये 46 पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ऊपर रखता है। तो फिर भी आपको जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से ध्यान रखना है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक योगदान जो है वो कृषि के उपक्षेत्र में किसका है? पशुधन का होगा। एकदम राइट आंसर 46.10 के आसपास जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य के अंदर कृषि गणना 2015-16, चूंकि आर्थिक समीक्षा में कृषि गणना का भी उल्लेख रहता है और इसमें लिखा हुआ है कि औसत जोत धारक जो है वह राजस्थान के अंदर कितने हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर औसत जोत धारकों की जो है वह संख्या कितनी है, यानी कि राजस्थान के अंदर औसत जोत धारक जो है वह कितने हैं टोटल, और वो भी आपको किसके हिसाब से बताना है? 2015-16 की जो आपके कृषि गणना है उसके आधार पर बताना है। तो राजस्थान के अंदर जोत धारक जो है वह आपके एक प्रकार से अगर हम बात करें तो 76.65 जो है यह आपके 2015-16 के हिसाब से है, यानी कि 68.88 लाख जो है यह आपके 2010-11 में थे, 2010-11 में थे। और अगर इनमें ही हम बात करें तो इसमें वृद्धि होती है लगभग 11.14% की, और इस प्रतिशत की वृद्धि के साथ में जो है यह आपके 76.65 लाख हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? 2015-16 के अंदर। यानी कि राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो वर्तमान में 2015-16 की जो आर्थिक एक प्रकार से कृषि जो गणना है उसके हिसाब से राजस्थान में टोटल जो है वह औसत जोत धारक कितने हैं? 76.65 लाख है। उसमें वृद्धि जो है वो पिछले साल से कितनी है? 11.14% की वृद्धि है। और एक चीज प्रश्न और पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर औसत जोत आकार कितना है? क्या आता है? औसत जोत आकार कितना है, यानी कि राजस्थान के अंदर कुल जो आपके जनसंख्या है, अगर उस जनसंख्या का भाग दिया जाए राजस्थान की कुल जोत के अंदर जो कि लगभग 208 लाख हेक्टेयर है, तो आपके 2010-11 के अंदर जो है यह औसत जोत आकार जो है वह 3 कितना था? 07 हेक्टेयर था एक प्रकार से प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर हम बात करें, या फिर हेक्टेयर प्रति व्यक्ति की बात कर लो। और वहीं अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 2015-16 की जो आपके कृषि गणना है इसके हिसाब से यह घटकर 2.73 हेक्टेयर हो गया है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। यानी कि वर्तमान में यानी कि 2015-16 के हिसाब से राजस्थान के अंदर औसत जोत आकार कितना है? तो 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के हिसाब से राजस्थान में जोत आकार है, औसत जोत आकार। यानी कि एक व्यक्ति को जो है वो कितनी जोत मिलती है अगर हम बांटना चाहें प्रति जनसंख्या के हिसाब से। और यहां पर बात हो रही है कि राजस्थान में औसत जोत धारक कितने हैं, यानी कि ऑल ओवर जो है वो राजस्थान में 15-16 के हिसाब से कितने हैं, तब आंसर हो जाएगा 76.65। ये आपके एक प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है। अगला देखिए,
वर्ष 2022-23 के अनुसार कृषि उत्पादों को सही सुमेलित करना है, यानी कि राजस्थान में इनका उत्पादन जो है वो कितना कितना है, यहां से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कृषि उत्पादन से। और इंपॉर्टेंट प्रश्न यह आता है एक प्रकार से अगर हम बात करें। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है खाद्यान्न उत्पादन। राजस्थान के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन जो है वह 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के हिसाब से 253.99 लाख मीट्रिक टन राजस्थान में किसका उत्पादन हुआ है, खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, यानी कि 3 के साथ में जो है वह ए मिलान करना चाहिए। फिर आता है आपके खरीफ का उत्पादन जो है वह राजस्थान के अंदर जो है वह कितना होता है। तो राजस्थान के अंदर खरीफ, यानी कि इस खाद्यान्न के अंदर भी खरीफ और रबी दो प्रकार के खाद्यान्न होते हैं। तो खाद्यान्न के अंदर जो खरीफ का खाद्यान्न है इसका उत्पादन जो है वह राजस्थान के अंदर 97.98 लाख मीट्रिक टन जो है वह खरीफ का उत्पादन होता है, यानी कि राजस्थान के अंदर यह 22-23 का उत्पादन। फिर आता है रबी का, यानी कि राजस्थान के अंदर रबी खाद्यान्न जो उत्पादन है यह 156.01 लाख मीट्रिक टन जो है यह राजस्थान के अंदर रबी का उत्पादन होता है, यानी कि यह किसके साथ में सुमेलित होगा, एक के साथ। और राजस्थान में तिलहन का उत्पादन कितना होता है, तो तिलहन जो है वो राजस्थान में 22-23 के हिसाब से अनुमानित है कि 99.78 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है, यानी कि यह किसके साथ में सुमेलित होगा, 2 के साथ में। तो आंसर क्या होगा, 3, 4, 1, 2 सही आंसर होगा, यानी कि 3, 4, 1 जो है वह इसका सही आंसर, यानी 3, 4, 1, 2 ए जो है वह एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि वर्ष 2021-22 में फसलों की औसत उत्पादकता में वृद्धि प्रतिशत के असत्य युग्म का चयन कीजिए। यानी कि राजस्थान के अंदर एक अलग से जो है वह आर्थिक समीक्षा के अंदर आपको आंकड़े दिए गए थे कि 2002-03 से लेकर 2006-07 तक के जो भी औसत उत्पादन था उसका, और 2021-22 के अंदर उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह आपको बेसिकली उसके अंदर बताई गई थी, यानी कि कितनी कितनी वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है औसत जो उत्पादन है, यानी कि 2021-22 के अंदर 2002-03 से 2006-07 तक का जो औसत उत्पादन था उसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि थी वह कपास के अंदर बताई गई थी कि कपास में 95.10% की वृद्धि हुई है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर जो आपको वृद्धि बताई गई थी इसके अंदर, वो बताई गई कि अनाज के अंदर जो है वह दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, और अनाज में होती है आपके एक प्रकार से 62.21% की जो है वह वृद्धि दूसरे नंबर पर है अनाज की। फिर तीसरे नंबर पर कहा गया कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है तीसरे नंबर पर वो हुई है दालों के अंदर, और दाल में हुई है 54.30% की वृद्धि। और फिर चौथे नंबर पर बताया गया है कि 4 नंबर पर जो है वह तिलहन के अंदर वृद्धि हुई है, और तिलहन में कितनी हुई है, तो 36.65% की वृद्धि हुई है। यानी कि असत्य युग्म आपको चुनना है, और वृद्धि आपके सामने है। सबसे ज्यादा वृद्धि कपास की हुई है 95, फिर अनाज की है 62.21, फिर है 54.30 आपके दाल की, फिर है 36.65 तिलहन की। तो देखिए सबसे पहले अनाज है, अनाज की है 62.21 एकदम सही है, तिलहन की है 36.65 वो भी सही है, दाल की जो है वह आपकी कितनी है, दाल की आपके 54.30 है, यानी कि यह आपके क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा इसमें। और कपास की 95% रही है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है औसत उत्पादकता के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला है या फिर दूसरा है या फिर तीसरा है या फिर चौथा है। चौथे को तो हटा दीजिए क्योंकि आर्थिक समीक्षा के अंदर मेनली जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान राजस्थान का बताया गया है, और कहा गया है कि राजस्थान जो है वो इन फसलों के मामले में पहले नंबर पर है। जैसे कि बाजरा जो है इसके मामले में राजस्थान पहले पर है, जैसे कि राजस्थान जो है वो सरसों के मामले में पहले नंबर पर है, जैसे कि राजस्थान जो है यह आपके गंवार के मामले में पहले नंबर पर है, जैसे कि राजस्थान तिलहन के मामले में पहले नंबर पर है, जैसे कि राजस्थान जो पोषक अनाज है या फिर मोटे अनाज है उसके रूप में जो है वह पोषक अनाज के मामले में भी पहले नंबर पर है। ठीक है, यह राजस्थान क्या है, पहले नंबर पर है एक प्रकार से अगर आप याद करो तो। दूसरा नंबर जो है, यानी कि दूसरे स्थान पर राजस्थान जो है वह दो चीजों के अंदर है, एक तो है आपके दलहन के अंदर और एक है आपके मूंगफली के अंदर। दलहन और मूंगफली इन दो के मामले में राजस्थान क्या है, भारत के अंदर दूसरे नंबर पर आता है। फिर आता है तीसरा नंबर, तो राजस्थान तीसरे नंबर पर जो है वह 3 चीजों के अंदर है, एक तो चना के मामले में है, एक ज्वार के मामले में है और एक सोयाबीन के मामले में है। सोयाबीन, यानी कि राजस्थान का भारत में कृषि उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है बाजरा, सरसों, गंवार, तिलहन, पोषक अनाज, दूसरा स्थान है मूंगफली और दलहन, और तीसरा स्थान है चना, जवार और सोयाबीन। यहां पर पूछ रहा है कि सोयाबीन का कौन सा स्थान है, तो सोयाबीन कौन से नंबर पर हो जाएगा, आपके तीसरे नंबर पर जो है वह आपके सोयाबीन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर इसमें सी जो है वह एकदम सही होने वाला है।
अगला देखिए, मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। इस योजना के बारे में आपको असत्य कथन बताने हैं। तो मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, सबसे पहली चीज याद होनी चाहिए कि यह योजना 15 अगस्त 2023 के दिन शुरू की गई थी। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इस योजना के तहत जो 1 करोड़ जो आपके NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आने वाले 1 करोड़ जो आपके परिवार है, लगभग उन परिवारों को सरकार के द्वारा निःशुल्क के अंदर एक पूरा का पूरा फूड पैकेट दिया जाएगा, जो कि 370 रुपए का पड़ने वाला है। और उसमें कई सारी चीजें रहेगी, जैसे कि उसके अंदर 1 किलो के रूप में जो है वह दाल रहेगी, जैसे कि उसमें चीनी रहेगी, जैसे कि उसमें नमक रहेगा, नमक। इसी प्रकार से उसमें जो है वो 100 ग्राम, या फिर पहले इसको लिख लीजिए, उसमें 1 लीटर का जो है वह खाद्य तेल रहेगा, उसमें जो है वह 100 ग्राम का जो है वह आपके दो चीजें रहेगी, एक तो मिर्च का पाउडर रहेगा और एक आपका धनिया रहेगा। ये दोनों के दोनों जो है वह 100 ग्राम के मिलेंगे। और साथ में ही जो है वो 50 ग्राम जो है वह आपके क्या मिलने वाला है, हल्दी मिलने वाली है। ये सारी की सारी चीजें उस फूड पैकेट में मिलेगी। और बजट के अंदर सरकार ने इस सारी की सारी चीजों के लिए जो खर्च राशि रखी है वह 3000 करोड़ रुपए सरकार ने कहा है कि हम खर्च करेंगे। तो एक प्रकार से 16 अगस्त से ही मिलने शुरू हो गए थे। योजना की शुरुआत जो है 15 अगस्त हो गई। देखिए, इस योजना के तहत 1 लाख NFSA परिवारों को निःशुल्क राशन या फिर फूड पैकेट प्राप्त किए जाएंगे। ये 1 लाख नहीं है, ये 1 करोड़ है। आपको प्रश्न में असत्य कथन पूछ रहा था, यही कथन असत्य है। इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2023 से किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत प्रति माह 1-1 किलोग्राम दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल तथा मसाले, 100 ग्राम मिर्ची और धनिया, 50 ग्राम जो है वो आपको हल्दी पाउडर मिलेगा। बिल्कुल एकदम सही बात है ये भी। इस योजना के तहत 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी एकदम सही है। यानी कि असत्य कथन कौन सा इसमें, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, आपके असत्य हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को असत्य युग में जो है वह आपको पहचानना है। देखिए, असत्य युग में आपको सारी की सारी जो है वह मध्यम सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है। मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं, तो मध्यम सिंचाई परियोजना जो है बेसिकली उस परियोजना को कहते हैं जिस परियोजना का कमांड एरिया जो है वह 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच में होता है, कमांड एरिया। ठीक है, तो और 10,000 से अगर ऊपर है तो उसे हम क्या कहेंगे, 10,000 से ऊपर वाले को हम कहेंगे वृहद सिंचाई परियोजना और 2000 से कम वाले को कहेंगे लघु सिंचाई परियोजना। तो ये सारी की सारी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। इसमें देखिए आपको क्या चुनना है, असत्य। गरदड़ा कहां पर है, बूंदी के अंदर है, बिल्कुल एकदम सही बात है। हथियादेह कहां पर है, हथियादेह जो है वो आपके 12 के अंदर है। हथिया जो है आपके 12 के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से जो है वो गागरीन कहां पर है, झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। और लहासी कहां पर है, 12 में, ये भी एकदम सही है। यानी कि असत्य कौन सा होगा इसमें से, तो हथियादह जो है वो असत्य होगा, क्योंकि यह 12 के अंदर है, ना कि कोटा के अंदर स्थित है। बाकी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना के बारे में आपको क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। वित्त पोषण जो है वह न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। समयावधि इसकी 7 वर्ष है, बिल्कुल ये भी एकदम सही बात है। यह योजना राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में चलाई जाएगी, ये भी एकदम सही बात है। यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा, डी एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, भूजल आकलन 2022 के अनुसार राजस्थान के अंदर कितने डार्क जोन है, तो भूजल आकलन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में टोटल 302 ब्लॉक है। उन 302 ब्लॉक में से 219 ब्लॉक जो है वह कैसे हैं, डार्क के अंदर है या फिर अति दोहित के अंदर आते हैं। जबकि 7 ब्लॉक जो है वह कैसे हैं, शहरी प्रकार के ब्लॉक है। और वहीं 3 ब्लॉक कैसे हैं आपके, तो लवणीय ब्लॉक जो है वह 3 प्रकार के हो जाएंगे। यह आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डार्क जोन आपको पूछ रहा है तो 219 एकदम सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उद्योग क्षेत्र का प्रचलित कीमतों के ऊपर जो है वह योगदान कितना है। देखिए, उद्योग की भी अगर हम बात करें तो उद्योग भी जो है वो 2 प्रकार से आपके लिया जाता है। उद्योग के अंदर भी एक भाई स्थिर कीमतों के हिसाब से होगा और एक प्रचलित कीमतों के हिसाब से। तो स्थिर कीमतों के हिसाब से है 2.03 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। जबकि प्रचलित कीमतों के हिसाब से अगर हम बात करें तो 3.58 लाख करोड़ रुपए जो है यह आपके प्रचलित के हिसाब से हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, 3.58 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। वर्ष 2021-22 के अनुसार तृतीय सर्वाधिक जो है वह निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वह आपके इंजीनियरिंग वस्तुएं जो है सबसे ज्यादा होता है इंजीनियरिंग।
या फिर इसको अभियांत्रिकी वस्तुएं भी कहते हैं। सबसे ज्यादा यही अभियांत्रिकी वस्तुएं निर्यात होती है, लगभग जो है वो 16% के आसपास। दूसरे नंबर पर जो है वह सबसे ज्यादा हमारे निर्यात होता है कपड़ा। तीसरे नंबर पर हमारे सबसे ज्यादा जो निर्यात है वो होती है धातु। चौथे नंबर पर हमारे सबसे ज्यादा जो निर्यात होते हैं वो होता है एक प्रकार से हस्तशिल्प वाली जो चीजें हैं वो सारी की सारी। पांचवें नंबर पर हमारे निर्यात होता है रसायन एवं उससे संबंधित चीजें। और छठे नंबर पर हमारे निर्यात होता है रत्न एवं आभूषण। यानी कि राजस्थान से सबसे ज्यादा निर्यात जो है वह इंजीनियरिंग वस्तु है, फिर आपके कपड़ा है, और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कौन है, तो धातु जो है ये तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आपके राजस्थान से क्या होती है, एक प्रकार से निर्यात होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, धातुएं हो जाएगा इसका एकदम सही। अगला देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अंदर राजस्थान की कौन सी रैंक है। निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर राजस्थान की रैंक है 11वीं, और निर्यात प्रदर्शन के अगर हिसाब से पूछी जाए तो राजस्थान की रैंक है 6ठी। तो आर्थिक समीक्षा में 2021 के ही आंकड़े दे रखे हैं, उसमें राजस्थान की रैंक 11वीं है। वर्तमान के अंदर ये 11 से 13 हो चुकी है, लेकिन वो आपको करंट में प्रश्न पूछेगा, आर्थिक समीक्षा के हिसाब से आपको 11वीं याद रखनी है 2021 की। ठीक है, अगला देखिए, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत असत्य कथन जो है वो चुनना है। भाई अजमेर के लिए ग्रेनाइट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है। जोधपुर के लिए फर्नीचर और हस्तशिल्प उत्पाद है, बिल्कुल सही बात है। चूरू के लिए वुड प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही बात है। गंगानगर के लिए आपके चावल है, गंगानगर के लिए चावल नहीं है। गंगानगर के लिए जो है वह गंवार का जो गम पाउडर होता है वह घोषित कर रखा है, यानी कि गंवार गम पाउडर होगा श्री गंगानगर के लिए। इसने में मतलब हो गया कि डी इसमें क्या है, गलत है एक प्रकार से आपके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से RSMML द्वारा स्थापित राजस्थान के अंदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर जो है उसके लिए असत्य कथन कौन सा है। भाई राजस्थान के अंदर RSMML के द्वारा विभिन्न खनिजों के लिए जो है वह प्रॉफिट सेंटर स्थापित किए जाएंगे उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए। तो रॉक फास्फेट के लिए जामरकोटला उदयपुर में कर रखा है, एकदम सही बात है, असत्य चुनना है आपको। चूना पत्थर के लिए जोधपुर के अंदर कर रखा है, यह भी एकदम सही बात है, बिल्कुल। इसी प्रकार से अगर हम बात करें लिग्नाइट के लिए अजमेर में कर रखा है, यह गलत है। लिग्नाइट के लिए जो है वो जयपुर के अंदर स्थापित किया है, ना कि अजमेर में। और जिप्सम के लिए कहां पर है, बीकानेर में, ये एकदम सही बात है। यानी कि असत्य कौन सा होगा, लिग्नाइट अजमेर वाला गलत कथन है इसमें। निम्नलिखित में से किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान एकमात्र जो है वह आपके क्या है, एकमात्र उत्पादक है। तो राजस्थान जो है वो 4 खनिजों के अंदर एकमात्र है, जिसको हम याद रखते हैं वो जिले से, वो जिले से, ऐसे याद रखिए, वो जिले से एकमात्र। वो का मतलब हो गया वोल्स्टेनाइट, जी का मतलब हो गया जिंक या फिर इसी को ही हम कहते हैं जस्ता, ले का मतलब हो गया लेड या फिर इसी को ही हम क्या कहते हैं सीसा, और सेलेनाइट आपके चौथा हो जाएगा। यानी कि वोल्स्टेनाइट है, सेलेनाइट है, कैल्साइट नहीं है, संगमरमर तो है ही नहीं, वोल्स्टेनाइट, सेलेनाइट, जस्ता और सीसा, बिल्कुल यह एकदम आपके सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सी जो है वह एकदम सही आंसर होगा। राजस्थान 4 खनिजों के अंदर एकमात्र है। राजस्थान के अंदर टोटल 81 प्रकार के खनिज है, जिसमें से 58 प्रकार के खनिज जो है वो निकाले जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान जो है वह 4 खनिजों के अंदर एकमात्र उत्पादन करता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो 17 प्रकार के हमारे धात्विक खनिज है। राजस्थान 39 प्रकार के जो है वह अधात्विक खनिज है। राजस्थान में 3 प्रकार के जो है वह ईंधन खनिज है, और राजस्थान में 22 प्रकार के जो है वह लघु खनिज है। यानी कि गौण या फिर लघु खनिज है 22, ईंधन वाले हैं 3, अधात्विक है 39, धात्विक है 17, टोटल है 81। 81 में से 58 निकालते हैं और 4 है एकमात्र वाले, और 3 जो है वह द्वितीय उत्पादन वाले राजस्थान आते हैं। या फिर लगभग अगर हम कहें तो संपूर्ण राजस्थान में आते हैं 3, और बाकी द्वितीय के अंदर 5 प्रकार के और आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य के ऊपर जो है, ध्यान देना, स्थिर मूल्य के ऊपर सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। तो स्थिर मूल्य के हिसाब से राजस्थान के अंदर सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना है, तो 3.21 लाख करोड़ रुपए जो है वह स्थिर के हिसाब से है। 5.78 जो है वह लाख करोड़ रुपए जो है वो प्रचलित के हिसाब से, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित कथनों के अंदर से जहान ए खुसरो जो है उसके बारे में असत्य कथन का पहचान कीजिए। देखिए, जहान ए खुसरो एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह है, बिल्कुल एकदम सही बात है। इसका आयोजन 19 व 20 अगस्त 2022 में किया गया था। ये अगस्त में नहीं था, यह नवंबर के अंदर किया गया है, यानी कि नवंबर 2022 में किया गया है। इसका आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया, यह भी एकदम सही बात है। यानी कि कथन कौन सा गलत है, ये गलत है, बाकी दोनों सही है। यानी कि केवल बी जो है वह इसका सही आंसर होना चाहिए। राजस्थान जन आधार कार्ड योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई, तो राजस्थान जन आधार कार्ड योजना जो है यह सरकार को जब 1 साल हुआ था सत्ता में आए हुए, तब 18 दिसंबर 2019 के दिन इसको शुरू किया था। जन आधार कार्ड का मतलब हो गया एक कार्ड एक नंबर एक पहचान के रूप में जानी जाती है। इसमें 10 अंक का जो है वह परिवार का पहचान जो है वह होती है, और 11 अंक के अंदर जो है वह व्यक्तिगत पहचान होती है। आयोजना विभाग के द्वारा इस परियोजना को चलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार की किसी भी योजना का फायदा लेने के लिए जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।
राजस्थान में 30 दिसंबर 2022 तक आपको ऊर्जा उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता बतानी है। तो इसको मैंने याद करवाया था कि दो आपको याद रखना है, 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 में से एक गया 7 और 0.46, यानी कि राजस्थान के अंदर अधिष्ठापित क्षमता कितनी है 23,487.46 मेगावाट जो है राजस्थान के अंदर अधिष्ठापित क्षमता है एक प्रकार से ऊर्जा की, यानी कि 23,487.46। अगला देखिए राजस्थान के अंदर अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है 2022 तक, मार्च 2022 तक। राजस्थान के अंदर जो है वह, जैसे मान लीजिए ये 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, तो प्रति 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर राजस्थान में कितने किलोमीटर जो है वह सड़क है, यही सड़कों का घनत्व कहलाता है। तो राजस्थान के अंदर 81.47 किलोमीटर सड़क जो है वह प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में मिलती है, और यह राजस्थान के अंदर सड़कों का घनत्व है 2022-23 के अनुसार। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान में देश के कुल रेल मार्ग का कितना प्रतिशत है, ध्यान देना है, कुल रेल मार्ग राजस्थान में जो है वह 6019 किलोमीटर है, और ये 6019 जो है यह भारत के कुल रेलवे का 8.383% है, यानी कि 8.83% है। तो किलोमीटर के हिसाब से है 6019 और प्रतिशत के हिसाब से 8.83। यहां पर आपको क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है, आंसर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 सितंबर 2015 को अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसकी थीम है कोई भी पीछे ना रहे, बिल्कुल एकदम सही है। इसकी है कोई भी पीछे ना रहे, और इंदिरा रसोई की है कोई भी भूखा ना सोए, ठीक है ना। इसमें कुल 17 तो गोल्स है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 169 जो है वो टारगेट है, ये एकदम गलत हो गया, क्योंकि इसमें टारगेट 169 है, 169 टारगेट है, ना कि 169। असत्य कथन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके 2021 से 2030 तक अंतिम दशक को एसडीजी है तो कार्यवाही दशक, बिल्कुल इसको जो है वह एक प्रकार से कार्यवाही जो दशक है उसके रूप में मनाया जाता है, डिकेड ऑफ एक्शन के रूप में इसको मना रहे हैं हम। मानव विकास सूचकांक के अंदर शामिल कौन कौन से मूल्य होते हैं। साक्षरता होती है, बिल्कुल एकदम सही बात है। प्रति व्यक्ति आय होती है, बिल्कुल सही बात है। जीवन प्रत्याशा होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं वह आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर शामिल की जाती है। इंदिरा रसोई योजना जो है उसके अंतर्गत बजट 2023-24 में इनकी संख्या जो है वो कितनी कर दी गई है, तो बजट 2023-24 के अंदर इनकी संख्या को 2000 किया गया है, पहली बात। दूसरी चीज, इनको जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी भेज दिया गया है, यानी कि राजस्थान में अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी इंदिरा रसोई चलेगी। और तीसरी चीज, इंदिरा रसोई के अंदर जो है वह बाजरा जो है इसको भी शामिल किया जाएगा अब खाने में। तो संख्या कितनी हो गई, 2000। वर्तमान में 980 हुआ करती थी, जो कि अब बढ़ाकर 2000 करने की घोषणा कर दी गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंदर प्रति वर्ष जो है वो पेंशन राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा करी कि राजस्थान में जो भी पेंशन राशि चल रही है उन सभी में एक वर्ष में 15% की हम वृद्धि करेंगे, और उस 15% के अंदर हम जो है वह जुलाई के महीने में कितनी वृद्धि करेंगे, 5% की वृद्धि करेंगे, और जनवरी के महीने में हम कितनी वृद्धि करेंगे, तो हम 10% की वृद्धि करेंगे। इस प्रकार से टोटल एक साल के अंदर 15% की जो है वह आपके वृद्धि हो जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है इसके बारे में आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है, पहली चीज इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जो है वो जयपुर से किया जाता है। पहली चीज तो यहीं पे गलत हो गया, 5 नहीं 9 सितंबर 2022 के दिन ये खानिया की बावड़ी जयपुर से शुरू होती है, यानी असत्य कथन यही हो गया आंसर। बाकी एकदम सही है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में कुशल जो आपके श्रमिक है उनको जो है वह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। नहीं, इसके अंदर गलत है क्वेश्चन के अंदर, यहां पर आपके 9 सितंबर होगा, और यहां पर जो है वो एक गड़बड़ है, इसमें कुशल नहीं, इसके अंदर अकुशल जो मजदूर है, यानी कि अकुशल जो मजदूर है उसके हिसाब से इसके अंदर क्या दिए जाएंगे, आपके एक प्रकार से पैसे दिए जाएंगे। यानी कि राजस्थान के अंदर जो भी आपके अकुशल मजदूर है उन अकुशल मजदूर के हिसाब से क्या देगी सरकार, 125 दिन का रोजगार देगी शहरी क्षेत्र के अंदर। ये इस योजना के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि राजस्थान में शहरी क्षेत्र के अंदर जो है वह 125 दिन के रोजगार के लिए यह योजना आती है, और साथ साथ में राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वह 125 दिन, यानी कि 100 दिन पहले से मनरेगा से मिल रहा था, और 125 दिन का जो है आपके 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने के लिए जो है वह मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आती है, तो उसके तहत मिलेगा। तो इस प्रश्न के अंदर जो है वो बेसिकली ये दोनों ही कथन क्या है आपके गलत है। कुशल नहीं होगा, अकुशल मजदूरी मिलती है, और 5 नहीं है 9 सितंबर है यहाँ पर, तो दोनों के दोनों ये गलत है। यानी कि इसमें जो है वह असत्य कथन अगर आपको चुनना है तो आपको इसमें ध्यान रखना है, दोनों गलत है। ये टेस्ट में भी जो है वो क्वेश्चन डिलीट होने के लायक है, तो डिलीट होगा ये। नोडल विभाग इसका स्वायत्त शासन विभाग जो है वो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत जो है वह 1 अप्रैल
2023 से जो है वह आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी एकदम सही बात है, यानी कि इसका जो है वह असत्य कथन ए और बी जो है वह दोनों के दोनों हो जाएंगे, यानी कि 34 में जो है वो क्वेश्चन गलत है, डिलीट होने लायक है, यहाँ पर 9 सितंबर होना चाहिए। किशोरी बालिका योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं की संख्या जो है वह आयु सीमा जो है वो कितनी रखी गई है? तो आपके किशोरी बालिका योजना राजस्थान में चल रही है, जो कि राजस्थान के जो है वह 5 जिलों के अंदर चलाई गई है। कितने जिलों में? राजस्थान के 5 जिलों के अंदर चलाई गई है। 1 अप्रैल 2022 के दिन ये योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत जो है वह राजस्थान के इन 5 जिलों के अंदर बालिकाओं के उत्थान के लिए जो है वो कार्य किए जाएंगे, और इसमें 14 से लेकर 18 वर्ष तक की जो बालिकाएं हैं यह शामिल की गई है आपके किशोरी बालिका योजना के अंदर। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के बारे में आपको क्या बताना है? सत्य कथन बताना है, कथन का चयन करना। देखिए, बजट प्रावधान 750 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय का किया गया है, बिल्कुल एकदम सही बात है। 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ जो है वो दिया जाएगा, बिल्कुल पहले चरण के अंदर एक प्रकार से 20 लाख प्लस का ही लक्ष्य रखा गया है, यह भी सत्य बात है। इस योजना के प्रारंभ जो है वो 6 सितंबर 2023 को किया गया है, बिल्कुल एकदम सही बात है। और यहाँ पर जो है वो नीचे लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत, अच्छा इसमें बाकी सारे के सारे उपयुक्त सभी है, यानी कि डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की गई है, जिस योजना के तहत एक परिवार के 2 दुधारू पशुओं की, चाहे वो गोवंश हो चाहे वो भैंसवंश हो, उनकी मृत्यु के ऊपर, अकाल मृत्यु के ऊपर जो है वह 40-40 हजार रुपए का क्या दिया जाएगा? बीमा दिया जाएगा। अगला देखिए, योजना और एक तरफ है प्रारंभ की तिथि, क्या क्या है? देखिए, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है यह 10 अगस्त 2023 के दिन शुरू की जाती है एक प्रकार से। मुख्यमंत्री राजनीर योजना जो है यह आपके 13 मार्च 2020 की योजना है, ए हो जाएगा। उष्ट्र संरक्षण योजना जो है यह आपके 14 सितंबर 2023 की योजना है। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है यह 29 नवंबर 2022 की योजना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। आंसर होगा CABD, CAB और डी, यानी कि 2 नंबर इसका क्या होगा? एकदम सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो है, इसके अंतर्गत एक पैकेट की लागत कितनी होगी? देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी मैंने बताया था 15 अगस्त के दिन इस योजना की शुरू की गई है 2023 के अंदर, और 370 रुपए के अंदर जो है वह एक पैकेट मिलेगा, जिसमें 3-4 चीजें मिलेगी, जिसमें चीनी है, जिसमें दाल है, जिसमें नमक है, खाद्य तेल है और कुछ मसाले भी है। तो कितने रुपए की लागत आएगी? 370 रुपए की इसमें लागत आने वाली। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महंगाई राहत कैंप के अंदर शामिल नहीं है? महंगाई राहत कैंप के अंदर, तो महंगाई राहत कैंप के अंदर 10 योजनाएं शामिल है। हमने पढ़ा था योजना की क्लास के अंदर, जिसके अंदर 10 योजनाओं में 2 तो बिजली की योजनाएं हैं, यानी कि एक तो है आपके घरेलू कनेक्शन की 100 यूनिट, एक है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2000 यूनिट के लिए। 2 उसमें चिरंजीवी योजनाएं आ जाती है, शहरी एक प्रकार से स्वास्थ्य बीमा वाली, और एक आ जाती है दुर्घटना बीमा वाली जो है वो आ जाती है। 2 उसमें रोजगार की आती है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी, एक आता है शहरी रोजगार गारंटी के रूप में। तो 6 योजना तो यही हो गई इसके अंदर। फिर 7वीं योजना आती है आपके जो गैस सिलेंडर की योजना है वो इसमें आती है। 8वीं योजना जो है वह एक प्रकार से कामधेनु पशु बीमा योजना जो है वो हमने इसके अंदर पढ़ा था। तो कामधेनु पशु बीमा योजना जो है वो भी आपके महंगाई राहत कैंप के अंदर आता है। इसी प्रकार से एक योजना आती है जो हमारे पेंशन राशि जो है, उस पेंशन राशि को अगर आपको 1000 रुपए करवाना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? इस योजना के तहत जो है वो एक प्रकार से महंगाई राहत कैंप के अंदर जो है वो जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना आती है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है यह नहीं आती है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार आती है, और आपके इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना ये भी इसमें आती है। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एकदम सही। निम्नलिखित परियोजनाओं को उनके सहयोगी संस्थान से असुमेलित युग्म जो है उसकी पहचान कीजिए। भाई, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्र की जितनी योजनाएं हैं वो एडीबी करता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, तो जल से जुड़ी हुई जितनी परियोजनाएं हैं, यानी कि राजस्थान के अंदर जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, यानी कि जल से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी योजनाएं आपके जायका के द्वारा संचालित होती है, एकदम सही बात है। द्वितीय बांध परियोजना जो है, तो बांध परियोजना जो है वह द्वितीय बांध परियोजना या फिर सुधार परियोजना जो है यह राजस्थान के अंदर विश्व बैंक के द्वारा, और इसके साथ में एक और संस्था है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है ये भी इसमें सहयोग कर रही है। रेगिस्तान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना ये WHO के द्वारा नहीं है, ये परियोजना जो है यह आपके NDB के द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक जो है उसके द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इसमें डी जो है वह एकदम गलत हो जाएगा, असुमेलित हो जाएगा, इसका जो है वह सही आंसर डी होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर योजना जो है, इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह के लिए कितनी प्रोत्साहन राशि की गई है?
तो डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर जो योजना है, इसके तहत अंतरजातीय विवाह के लिए जो है वो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी अगर अनुसूचित जाति के साथ में अगर किसी युवक या युवती के साथ अगर कोई शादी करता है तो उस जोड़े को जो है वो 10 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर कोई विकलांग को अगर अपना जीवन साथी बनाता है तो ऐसी कंडीशन में उसको 5 लाख रुपए जो है उस जोड़ी को मिलने वाले हैं। तो इस अंतरजातीय विवाह के लिए 10 लाख रुपए हो जाएंगे। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना जो है, इस योजना के अनुसार सत्य कथन देखिए, इस योजना के तहत उज्ज्वला और बीपीएल जो है उस परिवार के ही जो है वो लाभ पात्र होंगे। बिल्कुल सही बात है, उज्ज्वला और बीपीएल वाले ही जो है वह इसके अंतर्गत लाभार्थी होंगे। लाभार्थी को 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत 670 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने योजनाओं वाली क्लास में आपको डिटेल में बताया था कि 607 रुपए की जो है वो टोटल सब्सिडी है। उस 607 में से 407 रुपए तो राज्य सरकार वहन करेगी और 200 रुपए जो है वो केंद्र सरकार दे ही रही है इसमें। तो इस प्रकार से जो है वो टोटल 607 रुपए की सब्सिडी होगी और सिलेंडर जो है वो 500 रुपए में पड़ जाएगा। यानी कि सत्य कथन क्या होंगे इसमें, तो उपयुक्त सभी यानी कि डी जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2022 के अंदर कौन सा जो है वह आपके एस्पिरेंट श्रेणी के अंदर आता है आपके जिला। तो राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2022 जो है यह एक तो वर्जन जो है वह इसका कौन सा है, वर्जन इसका है 3.0। आयोजना विभाग के द्वारा जो है यह आपके एक प्रकार से जारी किया जाता है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के जो है वह टोटल जो है वह आपके इसके अंदर 33 जिलों के लिए यह जारी किया गया है, 33 जिले इसमें लिए गए हैं। राजस्थान का जो स्कोर है वह इसके अंदर खुद का एवरेज जो है वो 57.58 पॉइंट है। यानी कि राजस्थान खुद जो है वो एस्पिरेंट कैटेगरी के अंदर एक प्रकार से जो है एक प्रकार से जो है वह आपके राजस्थान जो है वो एस्पिरेंट से ऊपर आता है। बेसिकली एस्पिरेंट श्रेणी उसको बोलते हैं जिसका स्कोर जो है वो 50 से कम होता है। तो 50 से कम वाले जो है वो है एस्पिरेंट श्रेणी के अंदर आते हैं, एस्पिरेंट के अंदर आते हैं। जो 50 से लेकर 65 तक है वो परफॉर्मर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो राजस्थान जो है वो वैसे बेसिकली परफॉर्मर के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर 50 से कम जो है वह इनमें से राजस्थान का केवल एक ही जिला है जिसका जो है वो लगभग 46% के आसपास जो है वह स्कोर आता है, वो आपके 12 जिला जो है आता है। यानी कि राजस्थान का एसडीजी इंडेक्स 2022 के अंदर केवल एक ही जिला है जो कि आपके 12 जिला है, और वह 12 जिला जो है वो किस में आता है, आपके एस्पिरेंट की कैटेगरी में आता है। यानी कि जिसका स्कोर कितना है, कहने का मतलब 46 से जो है वह कम इसका स्कोर आता है। बाकी राजस्थान जो है खुद जो है वह परफॉर्मर की कैटेगरी में आता है जिसका स्कोर 57.58 आता है। पहले नंबर पर अगर आपको इसमें भी प्रश्न पूछ ले तो राजस्थान के अंदर पहले नंबर पर कौन सा जिला है, तो जयपुर जिला है। और लास्ट के ऊपर जो है वो 33वें नंबर पर कौन सा है, तो 12 है। 12 एक ही ऐसा है जो कि एस्पिरेंट की कैटेगरी में है, बाकी सारे के सारे राजस्थान के जो जिले हैं वो परफॉर्मर की कैटेगरी में आते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना जो है, इस योजना के बारे में आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। तो पहली चीज तो श्रमिक संबल योजना जो है यह श्रमिक जो है वह स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो है उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद में 7 दिन की एक प्रकार से आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। एकदम सही बात है, बजट की योजना है। इसके तहत 500 रुपए जो है वो प्रतिदिन सहायता, ये गलत है। इसके अंदर प्रतिदिन जो है वह आपको 200 रुपए मिलने वाले हैं और मैक्सिमम सरकार जो है वो 7 दिन तक का आपका दे सकती है पैसा। और इसमें भी कंडीशन यह है कि आपको 24 घंटे तक जो है वह क्या रहना पड़ेगा, एक प्रकार से हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा और 24 घंटे के बाद में ही आपको लाभ मिलेगा। और एक परिवार के कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, तो जिनकी उम्र 25 से लेकर 60 वर्ष के मध्य है वही लोग इसमें क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। तो असत्य कथन कौन सा होगा इसमें, 500 रुपए ना मिलकर 200 रुपए प्रतिदिन मिलने वाले हैं। नवंबर 2022 तक राजस्थान में पर्यटन के बारे में क्या चुनना है आपको, सत्य कथन। देखिए, कुल पर्यटक सत्य कथन चुनना है। कुल पर्यटक जो है वह 966 नहीं है, 986.32 लाख जो है वह टोटल पर्यटक राजस्थान में आए हैं। स्वदेशी पर्यटक इसमें से 963 नहीं है, 983 जो है वह 24 लाख पर्यटक जो है वो राजस्थान में आए हैं। और विदेशी पर्यटक 3 लाख आए हैं, ये एकदम सही बात है। और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो है यह 18 अगस्त 2022 को नहीं है, यह 18 अप्रैल 2022 के दिन है। यानी कि सत्य कथन कौन सा होगा इसमें, केवल सी जो है वह एकदम सही होगा। अगला प्रश्न, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो है वह निर्माणाधीन सोलर पार्क के संबंध में असत्य कथन का आपको जो है वो चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। बड़ला सोलर पार्क जो है यह 2245 मेगावाट का है, बिल्कुल सही बात है। फलोदी पोखरण जो पार्क है ये 750 का है, ये भी एकदम सही बात है। नोख बीकानेर का जो सोलर पार्क है ये 1500 का, ये 1500 का नहीं है, ये आपके 950 मेगावाट का है। और आपके पोगल बीकानेर वाला जो पार्क है ये 1450 मेगावाट का, ये भी एकदम सही बात है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। सी इसमें गलत है, 950 मेगावाट आपके होना चाहिए।
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जो रूडा है उसकी स्थापना कब की गई है? ये तो इजी क्वेश्चन है। नवंबर 1995 के अंदर रूडा की स्थापना होती है। सबसे पहले आरएफसी आता है जो कि 1955 में है, फिर राजसी को आता है 1961, फिर रिको आता है 1980 और फिर रूडा आता है आपके 1995 के अंदर। अगला प्रश्न, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वह किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा था? तो एक प्रकार की यह आपके फ्लैगशिप स्कीम के रूप में जो है वह काउंट किया जाता है किसको? शुद्ध के लिए युद्ध को। और यह किसके द्वारा चलाई गई है? तो यह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजना आती है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। राजस्थान शुभ शक्ति योजना जो है उसके तहत कितनी राशि जो है वह सरकार के द्वारा दी जाती है? यानी कि राजस्थान के अंदर एक प्रकार से शुभ शक्ति योजना, यानी कि मजदूर वर्ग की जो भी आपके महिलाएं हैं या फिर मजदूर की जो भी बेटियां हैं, उन बेटियों के शादी के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इस शुभ शक्ति योजना के तहत एक प्रकार से सहयोग राशि दी जाती है। उनके विवाह के अवसर पर जो है यह सहयोग राशि मिलती है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इस सहयोग राशि के अंदर जो है वह राजस्थान सरकार एक प्रकार से क्या करती है? सहयोग देती है अपनी तरफ से जो है इसके अंतर्गत। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें 55,000 रुपए जो है वह सहयोग राशि दी जाती है। शुभ शक्ति योजना जो है ये मुख्य रूप से श्रमिक जो परिवार है उनकी बेटियों के विवाह के अवसर पर राजस्थान सरकार के द्वारा 55,000 रुपए की आर्थिक सहयोग दिया जाता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? आपके बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर जिला दुग्ध उत्पादक संघ जो है वो कितने हैं? आप सभी को पता है राजस्थान में जिला जो डेयरी विकास है वह डेयरी राजस्थान के अंदर त्रिस्तरीय है। सबसे ऊपर जो है वह राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ जो है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वह राजस्थान के अंदर जिला जो दुग्ध उत्पादक संघ है यह आते हैं, जिला दुग्ध उत्पादक संघ आते हैं यह राजस्थान के अंदर। और इनकी संख्या राजस्थान में 24 है और आरसीडीएफ जो है वो राजस्थान में एक ही है। फिर तीसरे स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत लेवल पर आते हैं राजस्थान के अंदर प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां। प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां जो है वह आपके एक प्रकार से आती है जो कि लगभग 17,000 प्लस है। तो ये आप इसमें ध्यान रखना है। तो संघ कितने हो जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल के 24 जो है वो आपके संघ हो जाएंगे। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह आपके महत्वपूर्ण जो आपके 50 प्रश्न है राजस्थान इकोनॉमी के जो आपके एग्जाम के हिसाब से पूछे जा सकते हैं वो आपके एग्जाम के अंदर एक प्रकार से आप इस क्लास को देखिए अच्छे से। और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो कैसे लगे हैं आपको क्लास के अंदर जो आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है। फिलहाल इतना ही रखते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगली क्लास का इंतजार कीजिए। अगली क्लास के अंदर अपन एक मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का, जिसमें इंपॉर्टेंट जो भी डेटा है उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।